नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत टॉक टाइम में आपका स्वागत करता हूं और आज के टॉक टाइम में हमारे खास मेहमान हैं भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार जी, 2004 के जो आईपीएस ऑफिसर हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी विस्तार बहुत न्यूज़ बहुत में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे सर यही जानना चाहते हैं कि भोपाल के लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो आपकी शुरुआती जो ज़िंदगी है, पढ़ाई लिखाई है और यूपीएससी के बारे में। मैं हरियाणा में रोहतक ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा जो गांव है उसका नाम बरान है। जी। तो 8वीं तक मैं गांव में ही पढ़ा। पिताजी पीटीआई थे हाई स्कूल में, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। फिर 8वीं तक गांव में पढ़ने के बाद मैंने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है रोहतक, जी। वहीं से 9th क्लास से लेके और एमए करने तक मैं वहीं रहा। एमए इकोनॉमिक्स किया मैंने 99 में। तो स्टार्टिंग में सब तरह के एग्ज़ाम दिए हैं मैंने। तो फिर फाइनली 2004 में मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद काडर एमपी मिला मुझे। तो फरवरी 2006 में मैंने एमपी में आके ज्वाइन किया। तो सर, क्या पुलिस में ही आप आना चाहते थे? बचपन में कुछ सपना तो आपने देखा होगा जब रोहतक के छोटे से गांव में आप पढ़ते थे, जो कि बड़ा माने आपकी माने रोहतक आना, फिर वहाँ तो क्या सोचा था जब आप छोटे गांव में पढ़ते थे कि हमको क्या बनना है? नहीं, वो स्टार्टिंग से तो सिविल सर्विसेज का ही क्रेज था। लेकिन वो क्या हुआ कि मैंने जब एनडीए का एग्ज़ाम दिया तो वो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया। ओहो। तो फिर मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड हो गया ओहो। कि अगर यही क्वालिफाई नहीं किया तो फिर कहाँ से आईएएस बनोगे। तो फिर बाद में मैंने जैसे ग्रेजुएशन किया मैथ और इकोनॉमिक्स से। फिर 99 में मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया और वो मैंने नेट भी क्वालिफाई किया। तो मैंने ट्राई किया लेक्चरर के लिए। तो लेक्चरर में मुझे अच्छा लगता था उस समय, क्योंकि सिविल सर्विसेज को तो मैं छोड़ चुका था जी। कि वो अपने बस की बात नहीं है। लेकिन फिर वो लेक्चरशिप के लिए मैंने 2-3 कॉलेजेस में ट्राई किया। जी। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत मुश्किल है लेक्चरर बनना। अरे क्यों? हाँ, नहीं वो क्या रहता है कि कई कैंडिडेट होते हैं। फिर वो कॉलेज मैनेजमेंट बाकी बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है किसको लें किसको ना लें। कोई उसके लिए रिटन एग्ज़ाम तो होता नहीं है। तो फिर मैंने बाकी दूसरे एसएससी वगैरह के काफ़ी एग्ज़ाम दिए 99 से लेके और 2003 तक। तो जब उनकी मेरी अच्छी तैयारी होगी तो मैंने स्टेट सर्विसेज के लिए ट्राई किया। तो स्टेट सर्विसेज की भी कुछ टाइम के बाद तैयारी हुई तो फिर एक दोस्त ने कहा कि तुम भी यूपीएससी एक बार दे के तो देख लो। हाँ हाँ, हाँ और क्या, जब तैयारी कर ही रहे हैं तो। हाँ, जब स्टेट सर्विसेज की तैयारी तो कर ही रहे हो। तो फिर मैंने प्री दिया इकोनॉमिक्स से, तो मेरा वो क्वालिफाई हुआ 2003 में। फिर मेन भी हुआ मेरा, फिर मैंने इंटरव्यू भी दिया। लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर फाइनली 2004 में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सर, आपको शुरुआत से लगता है कि कुछ मेरे अंदर कुछ जज्बा है, मैं कुछ कर गुजरूंगा? नहीं, वो तो थोड़ा वो वही हुआ स्टूडेंट लाइफ में। मैं बेसिकली क्या था, कोई रोहतक जो है ना एक लोकल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। जी, छोटा मतलब सा। हाँ, दिल्ली वहाँ हमारे समय, अब तो कई जगह लोग यूपीएससी की तैयारी करने लग गए, लेकिन हमारे समय जब हम 90s में वहाँ पढ़ते थे तो यूपीएससी का कोई चलन नहीं था वहाँ पे। बिल्कुल। हालांकि दिल्ली बहुत नज़दीक है। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन यूपीएससी का कोई आपको गाइड करने वाला नहीं था। जी। हाँ, तो उसमें अगर अच्छा गाइड करने वाला हो तो बड़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो सर, जो लोग छोटे शहर के लोग हैं, छोटे गांव के लोग हैं, वो यदि आंखों में बड़े सपने देखते हैं तो उनके लिए मौके तो कम होते हैं, मगर क्या सोच के रहना चाहिए, जो आपका जो अनुभव है कि एक जज्बा कैसे जगा के रखें, कैसे ऐसी असफलताओं से हार ना माने, उसके लिए क्या चीज़ होना चाहिए? नहीं, वो क्या रहता है कि कई बार वो गाइडेंस की कमी रहती है। तो जैसे यूपीएससी है, जैसे मैं बहुत काफ़ी लंबे समय तक मैंने सोचा कि अरे यूपीएससी तो बहुत बड़ी चीज़ बहुत होती बड़ी है, चीज़ मेरे है। बस की बात नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन वाकई में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ,
तो मेरा सभी युवाओं से यही कहना है कि हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। नेचुरली कुछ लोग जो है ना ज़्यादा किसी काम के लिए ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। जी। हाँ, अगर मान लो दिल से मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो नेचुरली उसमें अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं ज़्यादा एक्सेल करूँगा। सही बात है। हाँ, बाकी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये एग्ज़ाम तो मेरे बस का नहीं है, इस तरह का कुछ नहीं होता। क्या बात है सर। तो बड़ी बात यही निकल के आई कि मन में एक जज्बा होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, तो सारे सपने पूरे हो जाते हैं। सर ये भी लोग, जैसा आप यूपीएससी में आ गए, पुलिस सर्विस में हैं, तो लोगों को पुलिस सर्विस बड़ी ग्लैमर वाली भी लगती है कि वर्दी पहनते हैं, जो कहते हैं वो होते हैं, मगर उसके पीछे भी एक बड़ी मेहनत है, बड़ी टफ लाइफ होती है। उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, वो ग्लैमर तो पुलिस का वो जैसे नेचुरली फिल्मों में पुलिस देख की, देख के आ हाँ, जाता है, पुलिस की विजिबिलिटी भी, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। बिकॉज ऑफ हाँ वर्दी, हाँ, ड्रेस। यूनिफॉर्म में रहते हैं और फिर नेचुरली ग्राउंड पर काम करना पड़ता है तो आपकी विजिबिलिटी, पेट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हाँ, लेकिन इसके पीछे वो पर्दे के पीछे मेहनत बहुत होती है। हाँ, क्योंकि मान लो कोई बहुत हीनियस ऑफेंस हो गया तो वो टोटली ब्लाइंड है। हाँ, आपको कुछ मालूम नहीं किसने किया, कैसे हुआ, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें। जी जी। सर ऐसी इसी मेहनत की बात करें तो मैं आपसे, मेरी मुलाकात हुई थी 2012 में जब आप मुरैना के एसपी थे, और वहाँ पे एक घटना हो गई थी जिसमें एक प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार की मौत हो गई थी। होली का ही दिन था और सब कुछ हो गया, तो हम लोग उस समय कवरेज के लिए वहाँ आए थे। तो जब ऐसी वो घटना जब आपको मालूम हुई होगी, आप उस ज़िले के एसपी थे और एक यंग आईपीएस ऑफिसर की डेथ, तो क्या हुआ था सर? कैसे आपने उस सबको किया था? कैसे जानकारी मिली थी आपको? यानी काफ़ी वो, हालांकि उसमें तो जो एक्यूज था उसको उसी समय हमने पकड़ लिया पकड़ था। लिया था, जी। बाद में उसको सजा भी हुई। हम्म। हाँ, कि एज एसपी काफ़ी वो मोमेंट भी बड़े इमोशनल रहते हैं। सही बात। हाँ, लेकिन फिर भी आपको एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर आपको सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। जी। एक सर, लोग कहते हैं कि आपको बालाघाट बहुत पसंद है। आप बालाघाट में एसपी भी थे, बालाघाट में फिर आईजी भी हाँ, हुए, मैं सीएसपी भी था आप वहाँ। सीएसपी भी थे। नौकरी की शुरुआत मेरी उधर से ही हुई थी, तो सर बालाघाट। बालाघाट इतना पसंद क्यों आता है आपको? बालाघाट मुझे एमपी में बहुत सारी जगह हैं जो मुझे पसंद आती हैं। बेसिकली सारा एमपी ही पसंद आता है। मगर लोग बालाघाट जाने से डरते भी हैं, और आप तो वहाँ का लंबे समय रहे। नहीं, मैं लंबे समय रहा वहाँ पे, नो डाउट। और तो वो ये है कि मतलब पुलिस हेडक्वार्टर ने जहाँ भेजा जी। तो वो तो फिर आदमी को जाना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन मैं खुश होके गया। जब भी मेरी पोस्टिंग हुई मैं खुश होके गया और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। लेकिन अगर मैं मेरी सारी पोस्टिंग देखूं तो मैं जहाँ भी गया वहाँ सब जगह ही मुझे अच्छा लगा। मुरैना के अलग चैलेंज थे, हाँ सब, रेत उत्खनन के, और हाँ काफ़ी मुरैना के अलग चैलेंजेज हैं। और वो चंबल वाला एरिया है। चमन वाला हाँ, एरिया है। एमपी में हर जगह, सतना रीवा उधर रहा तो वहाँ के अलग चैलेंजेस जी हैं। जी जी। मध्य प्रदेश की ये विशेषता तो है कि हर इलाके में अलग अलग आपको डाइवर्सिफाई मिलेगा, वो पूरा मध्य प्रदेश एक जैसा नहीं है। तो सर ये जो नक्सलाइट थे, माने लोगों को नक्सलाइट का नाम सुन के बड़ा डर लगता है, रूह कांप जाती है, मगर उस पूरी समस्या को आप जब वहाँ गए तो किस अंदाज में आपने उसको टेकल किया? ये बेसिकली ये गुरिल्ला वारफेयर रहता है नक्सल्स का। और इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो माओवादी आइडियोलॉजी, पहले तो क्या है कि इसमें जो, और ये जनरली ऑपरेट करते हैं जो रिमोट एरिया है, जो फॉरेस्टेड एरिया है जी। अपना, उसमें ये लोगों को बेसिकली गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी है, हम जो है ना हथियार के दम पे अपनी सत्ता कायम करेंगे और हमारी अपनी पॉलिसीज होंगी। तो फिर पहला तो ये होता है कि लोगों को इनकी जो आइडियोलॉजी है, वो जो खोखली आइडियोलॉजी है एक तरह से, तो उसके बारे में लोगों को बताना पड़ता है कि भाई इनके बहकावे में मत आना। और जब हम लोगों का विश्वास जीत लेते हैं तो फिर क्या है, आपको सूचनाएं तो लोगों से ही आएंगी। बिल्कुल। हाँ, तो आपका जो सूचना तंत्र है वो भी बहुत मजबूत हो जाता है। और सूचना तंत्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है नक्सल ऑपरेशन अच्छा।
के लिए। जी। इसके अलावा फिर सिक्योरिटी फोर्सेज अपने ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। हाँ, तो उसमें हमारे पास ट्रेंड हॉक फोर्स है, फिर लोकल पुलिस है, सीआरपीएफ है, वहाँ पे सीआरपीएफ की स्पेशली ट्रेंड फोर्स कोबरा की भी एक कंपनी है। जी। और उसमें भी फिर वही है, जो आपको जो सूचनाएं हैं वो लोगों से ही मिलती हैं। हाँ, तो लोगों का हमने विश्वास जीता, हमें बड़ी अच्छी सूचनाएं मिली और फिर अच्छे ऑपरेशन हो गए। वहाँ के लोग बताते हैं आप वहाँ सुबह सुबह 4 बजे कैंप में पहुँच जाते थे। हाँ, वो कई बार अलग अलग समय जाना पड़ता है। हाँ, ताकि 24 आवर्स फोर्सेज अलर्ट रहें। जी। हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज पे जनरली आप देखेंगे तो कई बार अर्ली मॉर्निंग में हमले होते हैं। हाँ हमले हुए हैं। जी जी। आपके साथ वहीं एक संतोष पटेल हैं, एसडीओपी, उन्होंने डीएसपी, उन्होंने लिखा है कि संजय कुमार सर यानी कि जीपीएस गूगल मैप कई बार गलत रास्ता बता देता है, भटका देता है, लेकिन आईजी सर का बालाघाट के जंगलों की पगडंडियों का तजुर्बा कभी गलत नहीं होता। आपने वहाँ पगडंडियाँ भी बहुत छानी हुई हैं, खूब हाँ, घूमी हुई हैं। नहीं नहीं वो है क्योंकि मैं काफ़ी लंबा रहा हूँ और वो वही है कि गुरिल्ला वारफेयर है, वो सब जंगल में ऑपरेट करते हैं नक्सली, तो आपका जंगल का जो टेरेन है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली कई बार आप ऑपरेट करते हो तो आपको हर पहाड़ी का वहाँ आने जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, तो उन सब का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छी प्लानिंग कर पाते हो। जी। मगर सर वहाँ जो नक्सलाइट समस्या से निपटने में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती थी वो है जंगल, अननोन टेरेन, और वहाँ जाके उन लोगों को घेरना, उनसे मुठभेड़ करना। तो उस समस्या से आप लोग कैसे निपटे? क्योंकि जो बालाघाट में बड़ा घना जंगल है और जो वहाँ के लोग हैं छत्तीसगढ़ चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ से यहाँ जाते हैं नक्सली, उससे आप कैसे निपटे? नहीं वो उसमें एक तो जैसे बाकी ऑपरेशन और सूचना संकलन का तो मैंने जी अभी जी। जिक्र किया ही। इसके अलावा जो बाकी स्टेट्स थे, जैसे एमएमसी जोन है, वो उसमें जो यहाँ की स्पेशल एरिया कमेटी है वो ज़्यादातर एमपी में ऑपरेट करती है। वो बाकी बालाघाट इसके महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उनसे भी हम रेगुलर हमारी मीटिंग होती थी, इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग। तो उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा था इंटेलिजेंस नेटवर्क, और जॉइंट ऑपरेशन हमने बहुत लॉन्च किए। इसके अलावा अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो पूरी सरकार का बहुत फोकस था, जी। और ऑनरेबल सीएम साहब हर महीने मीटिंग लेते थे सभी विभागों की। हमने जो भी मांगे रखी वो साहब ने सारी हमारी पूरी की, चाहे वो एसएसयू की 850 पदों की भर्ती हो, चाहे हॉक के 350 पद बढ़ाने की बात हो, जी। चाहे वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग की बात हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। हाँ, और फिर जैसे हमारे डीजी साहब हैं, स्पेशल डीजी एएनओ हैं, तो एक तरह से पुलिस हेडक्वार्टर का हमें पूरा सपोर्ट मिला। साहब लोगों ने बहुत अच्छी मॉनिटरिंग की और लगातार मोटिवेट करते रहे। और जो लोकल फोर्सेस हैं बालाघाट की, या चाहे मंडला है और डिंडोरी भी, डिंडोरी काफ़ी पहले नक्सल मुक्त हो गया था, जी। तो बालाघाट मंडला में जो एसपीज हैं और हॉक फोर्स के कमांडेंट हो गए, सीआरपीएफ के अधिकारी हो गए, फोर्सेज ने बहुत अच्छा काम किया। कितनी मुठभेड़ें की हुई सर आपने अंदाज से वहाँ पे नक्सलाइट्स के साथ? काफ़ी मुठभेड़ हुई हैं। जी। तो कई मुठभेड़ तो ऐसी थी कि फायरिंग हुई, नक्सलियों को गोली लगी, लेकिन फिर भी वो निकल गए। जी जी कई जी। ऐसी मुठभेड़ भी हुई। हाँ हाँ। कई बार क्या है, जंगल में ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। सही। हाँ, तो कई बार आप बहुत प्लानिंग करते हो, रात रात भर वहाँ बैठे रहते हो। तो कई बार जो है ना, उस समय कई बार अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन बहुत बार रिजल्ट नहीं मिल पाए। जी जी। कई बार तो ये भी है, जामशेरा की मुठभेड़, कई कई अच्छी मुठभेड़ हुई। लेकिन मैं जामशेरा की मुठभेड़ का जिक्र करूं तो अपनी जो टीम थी, वो एक जो फॉरेस्ट कैंप होता है जी। उसके सामने जो है ना, वो जो लंबा लंबा घास होता है, इतना घास हो जाता है, उसमें 6-7 घंटे बैठे रहे। 6-7 हाँ, घंटे। मतलब बैठे क्या रहे, हाँ। कोई बैठे, कोई कुर्सी पे नहीं हाँ बैठे, हाँ, उसके लेटे अंदर रहे। लेट गए, हम्म। और उनकी लोकेशन का पता नहीं लगा। हम्म। और सर्दियों की बात है। हाँ,
तो यानी कि घास में ही बैठे रहे और वहीं नक्सलियों के आने की खबर थी। जी। हाँ, और वहीं अपने फॉरेस्ट कैंप में तो फॉरेस्ट के कर्मचारी भी रहते हाँ, हाँ, हैं। हाँ। हाँ, तो उन कर्मचारियों को भी पता नहीं लगा, वो उन्हीं के सामने ही घास में थे। अच्छा। हाँ, तो इस तरह के आपको फिर क्या होता है, आपको जंगल में रात को चलना पड़ता है ताकि किसी को पता भी ना लगे, हुँ, हुँ। क्योंकि नक्सलियों का भी सूचना तंत्र बहुत बहुत स्ट्रांग रहता स्ट्रॉन्ग है। होता है, हाँ। हाँ, और वो तो ज़रा भी मुरव्वत नहीं करते गोली मारने में किसी हाँ, को भी। नहीं, वो मतलब दे आर नॉट बाउंड बाय एनी लॉ। हाँ, 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 तो पुलिस को तो सौ तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो सर इसमें कैसे अलग-अलग कर पाते होंगे कि नक्सली और ग्रामीण, ये इनको कैसे आप अलग कर पाते? क्योंकि वही नक्सली हैं, वही ग्रामीण हैं, कई दफ़ा ऐसा ही होता है। वो बड़ा चैलेंज होता है। जी। कई बार क्या होता है कि नक्सली ग्रामीणों को साथ लेके चलते हैं बिल्कुल। और कई बार आगे उन्हीं को करते हैं आगे, हुँ, हुँ। ताकि अगर कुछ फायरिंग हो तो हमें कोई दिक्कत ना हो। हुँ, हुँ। तो उसमें अगर मान लो अंधेरा है और नक्सली पार्टी है और ग्रामीण भी हैं, हाँ, तो हम अगर हमें पता लग जाता है कि नहीं इसमें साथ में ग्रामीण है, हाँ, तो फिर हम बहुत सोच समझ के, ताकि ग्रामीणों को कोई नुकसान ना हो, तो वो हमारी ड्रिल भी रहती है। जी। हाँ, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि किसी इनोसेंट आदमी को कुछ ना हो। सर आप पलट के देखते हैं कि आप बालाघाट में सीएसपी रहे तब नक्सली समस्या थी, एसपी रहे तब नक्सली समस्या थी, और जब आईजी हुए तो नक्सली समस्या का उन्मूलन हो गया, मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश हो गया। तो आप जब शुरुआत के दिनों में थे तो आपने कभी सोचा था कि ये वो दिन भी आप देख पाएंगे, ये वाला कि पूरा प्रदेश नक्सल मुक्त हो जाएगा, खासकर बालाघाट? हाँ, नहीं, वो ऐसा सोचना जो है ना बहुत मुश्किल था। जी। हाँ, मतलब हाँ, बहुत मुश्किल था कि कब नक्सल मुक्त होगा। हाँ, और मेरी पोस्टिंग लास्ट वाली 9 जून 2022 को हुई थी। तो बाद में तो 9 जून 2022 को जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो उसमें ये सोचना कि नक्सल मुक्त हो जाएगा, हाँ, समझ। हाँ, हाँ, वो बड़ा मुश्किल था ऐसा सोचना उस समय। बाद में धीरे धीरे फिर सभी स्टेट्स में जो एक टारगेट रखा गया भारत सरकार द्वारा, तो वो जो टारगेट रखने के बाद फिर सभी स्टेट्स में जिस तरह की कार्रवाई हुई, तो फिर धीरे धीरे जो है ना सबको सबको शुरू में तो बहुत मुश्किल लगा। जी। हाँ, बहुत मुश्किल लगा, वो अनसर्टेनिटी, लेकिन बाद में जो है ना, हाँ, जब बड़े बड़े ऑपरेशन होने लगे और सब मिलके काम कर रहे थे, तो फिर एक माहौल बना कि हाँ, ये मतलब नक्सल मुक्त हो हाँ जाएगा। मुक्त हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में तो फिर 11 दिसंबर को ही जी। ऑनरेबल सीएम साहब ने घोषणा कर दी और नक्सल मुक्त हो गया। तो उसके बाद फिर जब 11 दिसंबर को नक्सल मुक्त हो गया, तो फिर जब हम वो उस एरिया में जंगलों में घूमते थे तो फिर एक अलग ही था। क्या बात है। हाँ, पहले जो घूमते थे तो पूरे हमें टैक्टिकल मूवमेंट करना पड़ता था, अच्छा। क्योंकि सभी नक्सली छुप के अटैक करते हैं। जी। लेकिन नक्सल समस्या ख़त्म होने के बाद जब हम घूमते थे तो बड़े फ्रीली, बड़ा अच्छा लगता था अरे कि वाह! अरे हाँ, ये एक ऐसी जगह थी, हाँ, कि जहाँ लेकिन अब बिल्कुल फ्री है। तो हम भी बिल्कुल बगैर फ्रीली घूमना बड़ा अच्छा लगा कुल मिला के। तो सर लोगों का कहना है कि जब आपने इतना बड़ा अचीवमेंट पा लिया तो फिर आपको भोपाल की ये पोस्टिंग दी गई, यहाँ पे पुलिस कमिश्नर बना के लाया गया उस काम के इनाम में। देखो ये तो शासन का निर्णय होता है, मध्य प्रदेश शासन का निर्णय है। तो सर भोपाल के लिए क्या सोच रखा है आपने? भोपाल में थोड़ा बहुत टेन्योर आपका रहा है, तब का भोपाल, आपका भोपाल, और उस भोपाल के लिए क्या सोचा है आपने? भोपाल क्योंकि बड़ा शहर है और राजधानी भी है, तो इसके पुलिसिंग के अलग चैलेंजेस हैं आपको। यानी कि बालाघाट वाले एरिया से बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट जिसको कहेंगे। जी। यहाँ पे क्राइम भी एक चैलेंज है, ड्रग्स भी एक चैलेंज है, और फिर ट्रैफिक एक चैलेंज है, और राजधानी है तो काफ़ी वीआईपी सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब कुल मिला के ये सब चैलेंजेस हैं, और किसी भी एक चीज़ को हम कम ज़्यादा कहना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये पुलिसिंग के चैलेंजेस हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस हैं, तो इनमें मिलजुल कर मेहनत करेंगे। जी।
तो आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी भोपाल के लिए कि हम इस चीज़ को इस वक्त में टेकल करेंगे सबसे पहले? टॉप प्रायोरिटी वही है कि अच्छी पुलिसिंग देना, जिसमें लोगों को न्याय मिले, हाँ, और अपराधों को प्रिवेंट करना, अगर हो गया तो उसको डिटेक्ट करना, ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अभी लोगों ने आपको फील्ड पे देखा तो बड़ा अच्छा लगा कि आप आए, कई जगह आपने समझने की कोशिश की है ट्रैफिक को भी, क्योंकि भोपाल में क्राउड एकदम से बढ़ गया है। तो क्या आप लगातार फील्ड पे दिखेंगे लोगों को? नहीं, बिल्कुल। देखो, पुलिस ऑफिसर को तो फील्ड पे ही नज़र आना चाहिए, और पुलिसिंग को अच्छा करने के लिए जो पुलिसिंग के अपने मेथड होते हैं, एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, तो वो अच्छी पुलिसिंग के लिए सारे काम करेंगे। सर एक चीज़ बताइए, लोग आपसे इस बात को लेकर बड़े इंस्पायर होते हैं कि आप फिटनेस आपकी बहुत टॉप क्वालिटी की है, आप लंबा दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो ये फिटनेस का जुनून आपको कब से लगा है और क्या क्या करते हैं आप कुछ बताइए? वो मेरा शुरू से ही है, मतलब रनिंग मेरा हॉबी है। हाँ, तो मैं बचपन में भी रनिंग करता था और पहले रनर ही बनना चाहता था। अच्छा, आप रनर बनना चाहते हैं? हाँ, लेकिन वो बाद में वही होता है, फिर गांव वालों ने या घर वालों ने कहा कि भाई रनिंग में तो, हाँ, पहले एक नौकरी तो हो, हाँ, फिर हाँ, दौड़ना। रोजी रोटी तो हो, अकेली रनिंग में पता नहीं क्या होगा। तो फिर स्टूडेंट लाइफ में जो है ना तैयारी वगैरह करने लग गए। जी। तो रनिंग का फिर मेरा जब सिलेक्शन हो गया आईपीएस में, तो फिर मैंने फिर दोबारा, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल पैशन था, अच्छा फिर शुरू किया। फिर इसके साथ साथ साइकिलिंग, स्विमिंग भी करने लगे। जी। तो हेल्थ तो बेसिकली बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो हेल्थ ही है। अभी तक आपने लॉन्गेस्ट कितना दौड़ा हुआ है? मैंने लॉन्गेस्ट एक बार ये वाकाथॉन था, जी। जब मैं डेपुटेशन पे रहा हूँ बीएसएफ में, अच्छा, अच्छा। 2019 से लेके 2022 तक, 3.25 साल। हाँ। तो जो आईटीबीपी है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके अपने जैसलमेर में 200 किलोमीटर का वाकाथॉन किया था आयोजित। जी। तो उसको 3 दिन में करना था। हाँ, लेकिन मैंने और मेरे एक साथी ने उसको ऑलमोस्ट रनिंग करके 2 दिन में 200 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया था। क्या बात है, 2 दिन में 200 किलोमीटर, बड़ा अचीवमेंट है। जी। तो सर जो लोग लंबा दौड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे दौड़ें, रनिंग कितना पैशन है, नहीं, रनिंग की रनिंग क्या खासियत है? अगर कोई लंबा दौड़ना चाह रहा है तो उसके लिए जो है ना, उसको एक नेचुरल वे में रनिंग करना पड़ेगा, जी। जिसको ची रनिंग भी बोलते हैं। बच्चा जैसे दौड़ता है वैसे ही उनको दौड़ना पड़ेगा, मतलब उसको में कोई ज़्यादा टेक्निक का वो नहीं होता। हाँ। हाँ, नेचुरल वे में आपके कितने लंबे स्टेप नहीं करने हैं, हाँ, और आराम से जैसे बच्चा दौड़ता है ऐसे दौड़ो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जी। सर ये बताइए, संजय कुमार जी जब खाली होते हैं तो क्या पसंद करते हैं, पढ़ना, फिल्म देखना या म्यूजिक सुनना, क्या शौक हैं आपके साथ? नहीं, अगर मान लो कभी टाइम मिलता है, वैसे तो टाइम मिलता नहीं पुलिसिंग में, लेकिन फिर भी मिलता है छोटा मोटा जो भी, तो मेरा कभी कभी बुक भी पढ़ता हूँ, या बुक पढ़ना हो गया, या इसके अलावा तो कभी मूवी भी देख लेता हूँ, अच्छी मूवी हो तो। अभी आपने पिछली मूवी कौन सी देखी, धुरंधर देखी क्या? हाँ, धुरंधर देखी है मैंने, बेसिकली वही है, उसके बाद नहीं देखी है। कैसी लगी सर धुरंधर आपका? नहीं, ठीक है, धुरंधर ठीक मूवी है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपसे हमने बहुत सारी बातें की, आपने बहुत सारी अपनी बातें बताई और लोगों को बहुत इंस्पायर किया कि दौड़ना कितना ज़रूरी है और अपने काम में एक जुनून पैदा करना भी ज़रूरी है। एक छोटे से गांव से निकलकर एक बड़े पुलिस ऑफिसर, एक जिम्मेदारी वाला पद आपने जो निभाने की जिम्मेदारी आपको मिली है, वहाँ तक पहुँचना आसान रास्ता नहीं होता और इस प्रोफेशन में भी आपने लगातार चैलेंजेस स्वीकारे और उनको पूरा किया है। तो निश्चित ही आपने कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं और आप यूँ ही ऐसे ही लगातार काम करते रहें, आगे बढ़ते हैं। हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे गेस्ट संजय कुमार जी, जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपने प्रोफेशन के बारे में बताया, अपने शौक़ के बारे में बताया और अपने रनिंग के जुनून के बारे में बताया। तो अगली दफ़ा फिर ऐसे किसी और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।